आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिसने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात कर ली। कल दोनों के बीच मीटिंग हुई है, 1.25 घंटे तक बातचीत हुई है। इस दौरान संगठन विस्तार सहित कई मुद्दों पर नेताओं के बीच चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं। इस मुलाकात से अखिलेश ने चाचा शिवपाल को दिया वादा पूरा कर दिया, ये खबर मिल रही है। क्या शिवपाल यादव को सपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या शिवपाल यादव पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहेंगे? बताया तो यह भी जा रहा है कि जल्द ही शिवपाल यादव को बड़े पद की उन्हें पेशकश की जा सकती है, बड़े पद पर उन्हें बिठाया जा सकता है। चर्चाओं के बाजार की बात करें तो वो गर्म है इसे लेकर के, क्योंकि ये वादा तो बड़ा पुराना हो चुका है। जब उपचुनाव में जीत हासिल हुई थी, उस परफॉर्मेंस के बाद से ही विलय जब हुआ था प्रसपा का सपा में, उसी घर में एक बड़ी बात कह दी थी अखिलेश ने। और लगातार शिवपाल यादव से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो कह सकते हैं अखिलेश का शिवपाल वाला प्लान है क्या? ये है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल तो मुलाकात की है। अखिलेश ने लखनऊ में शिवपाल के घर जाकर ही ये मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.25 घंटे की मुलाकात चली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है, ये खबर मिल रही है। सपा के विस्तार को लेकर भी शिवपाल से चर्चा हुई है, ये भी खबर मिल रही है। शिवपाल को जिम्मेदारी कौन सी दी जाए, इसे लेकर भी बातचीत हुई है, इसकी खबर आ रही है। शिवपाल कह चुके हैं आजीवन सपा में रहेंगे, चाहे कोई पद मिले या ना मिले। लेकिन 1.25 घंटे तक इस बातचीत में क्या क्या बातें बनी, क्या क्या चीजें हुई, ये सीधा हम लिए चलते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास, क्योंकि उनके पास पर्दे के पीछे की भी जानकारी रहती है। वीरेश, इस 1.25 घंटे की मीटिंग में क्या लगता है, सिर्फ चुनाव पर चर्चा हुई होगी या पद को लेकर के चर्चा होगी? कैसी सुगबुगाहट है? देखिए, ये मीटिंग ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मुलाकात हुई थी चाचा और भतीजे की सैफई के कॉलेज में। उसका परिणाम सबके सामने है, ऐतिहासिक जीत के रूप में। उस मुलाकात में वादे किए गए थे भतीजे के द्वारा कि चाचा को सम्मान मिलेगा। उस रिजल्ट के बाद से सम्मान अभी तक नहीं मिला। ये पहली मुलाकात है, राजनैतिक मुलाकात है मैनपुरी रिजल्ट के निकलने के बाद, इसलिए इसकी इतनी चर्चा है और हम और आप इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपाल यादव का क्या महत्व है, ये भतीजे को एहसास हो चुका है और शिवपाल को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अलग पार्टी चलाने के बाद उनकी क्या दुर्दशा और दुर्गति रही है। इसलिए दोनों अब ठंडे हो चुके हैं और ठंडे मन से विचार कर रहे हैं कि कैसे जिस पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव, जो सबके संरक्षक रहे, उन्होंने किया, इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। बात अगर हम कर लें ठंडेपन की, तो 2022 के रिजल्ट में एक शेरो शायरी है कि मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत ठीक ठाक अपना प्रदर्शन किया था, लेकिन उस यादव लैंड में मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा और फिरोजाबाद, इन इलाकों में जो यादव लैंड कहा जाता था, जहां से समाजवादी पार्टी को ऊर्जा मिलती थी, जहां मुलायम सिंह यादव खेले कूदे और आगे बढ़े, समाजवादी पार्टी की पताका को आगे बढ़ाया, वहीं कश्ती डूब गई समाजवादी पार्टी की। बहुत कम सीटें मिली थीं, इसलिए एहसास दोनों को हो चुका है। अब दोनों किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं और बहुत ही संयम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रही बात मुलाकात की, तो मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रिजल्ट के बाद से पहली राजनीतिक मुलाकात है। अब मैं बताऊं कि इसमें क्या बात हुई। बात हुई चाचा के समायोजन की, बात हुई उनके पुत्र आदित्य यादव के समायोजन की, बात हुई प्रसपा से आए हुए कद्दावर नेताओं को समाजवादी पार्टी में समायोजित करने की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निकाय चुनाव में क्या हो, जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या हो, लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, पार्टी के संगठन में किस रूप में विस्तार किया जाए। पहले एकला चलो की राजनीति और केंद्रीकृत राजनीति अखिलेश यादव करते थे, जो फैसला उन्होंने कर लिया। समाजवादी पार्टी का ये डीएनए नहीं है। मुलायम सिंह यादव अपने सारे नवरत्नों को बुलाते थे, असली नवरत्न, जब जनेश्वर मिश्रा और मोहन सिंह और कपिल देव सिंह ऐसे जो नवरत्न हुआ करते थे, उनको बुलाते थे और वो विचार करते थे और पार्टी को आगे बढ़ाते थे। अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी आपको दे दूं, मैं जानकारी ये दे सकता हूं
कि मैनपुरी के रिजल्ट में के बाद से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में एक वार्ता, टेलीफोनिक वार्ता और बीच बिचाव में एक संदेश दोनों के बीच में ये गया कि जो नई पार्टी है, नए लोग हैं, उनको मैं जोड़े रखता हूं और जो मुलायम सिंह नेताजी के जो लोग हैं उसे चचा आप जोड़े रखिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जो समाजवादी पार्टी अवध क्षेत्र को जानते हैं, मुलायम सिंह को जानते हैं, लखनऊ और बाराबंकी और आसपास के इलाकों को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि बाराबंकी में एक कद्दावर नेता है राम सेवक जी। उनके यहाँ हर खिचड़ी पर भोजन करने और खिचड़ी खाने जाते थे मुलायम सिंह यादव। इस बार शिवपाल यादव उनके घर गए और वहां जाकर उन्होंने खिचड़ी खाई और समाजवादी पार्टी के तमाम बाराबंकी के नेता वहां मौजूद थे और शिवपाल यादव वहां खिचड़ी खाकर घर लौट आए। जो समाजवादी पार्टी को अंदर से जानते हैं उनका ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं को प्रदेश भर में जोड़ने का काम शिवपाल यादव को दे दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाना शुरू कर दिया है। बिटवीन द लाइंस यही है कि जो युवा वर्ग है, जवानी कुर्बान करने वाला जो ब्रिगेड है, वो अखिलेश यादव को लेकर आगे बढ़े, अखिलेश यादव, डिंपल यादव ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़े और मुलायम सिंह यादव की जो थाती रही है, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक रहा है, समाजवादी पार्टी के जो लठैत रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो क्षत्रप रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जो नाक और शान और मान रहे हैं, जो ऐसे लोग किनारे कर दिए गए थे चचा भतीजे की लड़ाई में, तुम उसके घर न जाओ, तुम उसके घर न जाओ, तुम उसका जन्मदिन न मनाओ, तुम उसके घर न आओ, तो इन सारी चीजों से दूर हटकर ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिल गई है। शिवपाल यादव इन्हीं लोगों पर काम कर रहे हैं, जो रूठे लोग हैं उनको मनाने का काम कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जिनके घर जाते थे, जिनके दर जाते थे, जिनका सम्मान करते थे, जिनकी अवहेलना समाजवादी पार्टी में हुई, इस 16 से लेकर 22 तक उनको मनाने, समझाने और ये बताने कि अब पिता की भूमिका में मैं हूं और आपको नाराज नहीं होना है और सपा में साथ रहना है। कुल मिलाकर के वो पुराने माले को बनाने के लिए फिर से कोशिश की जाएगी, एक एक करके मोतियों को पिरोया जाएगा और एक गांठ तो जरूर आएगी लेकिन माला बन करके दुनिया के सामने तैयार हो जाए, इसकी कोशिश दोनों कर रहे हैं, शिवपाल और अखिलेश। ये पर्दे के पीछे की डिटेल जो आपने बताई, इसे अब काफी समझ आ चुका है वीरेश कि आने वाले वक्त में क्या स्ट्रैटेजी होगी। शुक्रिया वीरेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात को सपा विधायक मनोज पांडे ने सामान्य मुलाकात बताई है। शिवपाल को नई भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा है कि कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के भी हैं। तो अब अगर इस तरह की मुलाकातों पे भी कोई कयास निकाला जाए तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलने गए थे, मिलते रहते हैं, वो शिवपाल जी अखिलेश जी से मिलते रहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी से मिलते रहते हैं और ये पार्टी के आंतरिक पारिवारिक रिश्ते भी हैं। तो इस मुलाकात को तो आप यही मानिए कि ये परिवार की मुलाकात है और वो पार्टी के नेता भी हैं। तो ये सामान्य मुलाकात है, इस मुलाकात से कोई कयास निकालने की आवश्यकता नहीं। सियासत में जब दो दिग्गज मिलते हैं, भले एक परिवार के हों, तो तमाम उसके मायने होते हैं। जाहिर है बात हुई होगी, संगठन विस्तार की भी हाल ही में बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी, जल्द होगा और शिवपाल जी को बड़ी भूमिका मिल सकती है। आदरणीय शिवपाल जी सदैव बड़ी भूमिका में रहे हैं। हमने कहा कि वो पार्टी के बहुत वरिष्ठतम विधायकों में एक है, पार्टी के नेता रहे हैं, कई बार वो सरकार में मंत्री रहे हैं। खबर दिल्ली से है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी। लोकसभा चुनाव 2024 पर मंथन का दौर चल रहा है। इसी बीच खबर ये मिल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। सुबह 10 बजे से अपडेट आनी शुरू हो जाएगी कि इस बैठक में क्या क्या चीजें चल रही हैं। कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। 10 बजे का वक्त है, इस बैठक की शुरुआत होगी। मोदी का मिशन 400, इस बैठक के जो हाइलाइट्स है आपके सामने रख रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर चर्चा खास होगी। तेलंगाना, मिजोरम चुनाव पर भी चर्चा होगी और
चुनावी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट भी देंगे। देखिए, जहां जहां चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन होना है। इसके अलावा कल 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई थी। इसके साथ माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल पर भी प्रस्ताव आ सकता है। अगर 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई तो आज ये माना जा रहा है जेपी नड्डा के कार्यकाल पर चर्चा होगी। वक्त की बात कर ले तो दोपहर 3:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है और पीएम के संबोधन के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो ये है कुछ आज के दिन की रूपरेखा और इसके लिए किस तरीके की तैयारी है, क्या जानकारी है ग्राउंड पे, लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अविनाश के पास। उनके पास डिटेल्स हैं। अविनाश, कल की मीटिंग के बाद आज की मीटिंग किस तरीके से अलग है, क्या कुछ खास होने वाला है, कैसी जानकारी? देखिए स्नेहलता, आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। तो लिहाजा कार्यकारिणी की बैठक में आज प्रस्ताव लाया जाएगा उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने की तैयारी कर ली है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज उनके कार्यकाल को बढ़ाने का जब प्रस्ताव आएगा तो सभी लोग उस पर स्वीकृति देंगे और उनके ही नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सबसे बड़ी बॉडी होती है किसी भी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी बॉडी है किसी भी फैसले की स्वीकृति देने के लिए। इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से कल 5 राज्य बच गए थे जिनमें चुनाव होने हैं इस वर्ष, उनको लेकर के चर्चा होगी कि किस तरीके से उन राज्यों में तैयारियां हैं, उन राज्यों में क्या क्या अभी पे खामियां हैं और किस तरीके से वहां पे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो चल रही है और जो राज्य सरकार वहां पे अगर दूसरी पार्टियां की हैं तो वो पार्टियों की क्या कुछ कमियां हैं उसको लेकर के आज राजनीतिक चर्चा भी की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो एक बार फिर से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी संबोधन होगा और उसके बाद फिर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको कार्य करना है और इसके साथ साथ फिर आगे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरीके से जुटना है। क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो उसमें साफ तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस वर्ष जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमें जीत हासिल करनी है और किसी भी राज्य में चुनाव नहीं। बिल्कुल अविनाश, देखना यह है कि आज इस बैठक से खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या चीजें निकल करके आती हैं। जो हाइलाइट्स हैं वो हमने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है जिसकी डिटेल्स दे रहे थे हमारे सहयोगी अविनाश, जहां सबसे अहम ये रहेगा जेपी नड्डा का कार्यकाल, इसे एक्सटेंड करने के लिए जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। बीजेपी की ये शैली रही है कि कभी भी किसी का कार्यकाल बढ़ाना हो तो सर्वसहमति से ये काम किया जाता है। बड़ी खबर मिल रही है, कर्णप्रयाग स्थित आदि बद्री में बकरिया बैंड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वाहन और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में गंभीर रूप से एक शख्स के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इस खबर की डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन इसके साथ आपको यह भी बताते चले गाजियाबाद से खबर, जहां वकील ने अपने परिवार पर गोलियां चला दी और गोली चलाने के बाद छत पर चढ़कर उसने हंगामा किया। वकील का नाम अमित डागर है। अमित डागर ने मां के हाथ में गोली मारी। पुलिस के सामने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर आत्महत्या की धमकी दे दी। पुलिस ने समझाकर नशे में धुत वकील को नीचे उतारा। मां को गोली मारने के बाद करीब आधे घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कराकर पुलिस ने वकील को गिरफ्तार किया है। मामला है थाना कविनगर क्षेत्र के चिरंजीवी विहार का। नशे में धुत बेटा पिस्टल लेकर के पहले मां को गोली मारता है, मां के हाथ में गोली लगती है, मां घायल है और फिर छत पर चढ़कर आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। पिता की तहरीर पर पुलिस आती है, समझा बुझाकर इस वकील को नीचे उतारती है जो कि नशे में धुत बताया जा रहा है। इसने अपनी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर धमकी दिया कि अगर पुलिस आगे बढ़ती है तो ये आत्महत्या कर लेगा। देखिए, लाल घेरे में ये शख्स दिखाई दे रहा है, ये पेशे से वकील है, नाम है अमित डागर। नशे में धुत होकर घर में आया, सबसे पहले पिस्टल उठाया, मां के हाथ पे गोली मारी, उसके बाद छत पर बालकनी पर चढ़कर घंटों ड्रामा करता रहा। आधे घंटे के करीब पुलिस के सामने यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला है जिसमें पुलिस को धमकी दिया इसने कि अगर पुलिस आगे बढ़ती है तो कनपट्टी पर पिस्टल लगा करके आत्महत्या कर लेगा। पुलिस ने सूझबूझ के साथ समझा बुझाकर इस शख्स को हिरासत में लिया है। पेशे से वकील, नाम अमित डागर। मामला है कविनगर क्षेत्र के चिरंजीवी विहार का। देखिए, यहां पर खुद को मारने की धमकी देता रहा और यहां पर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया इस शख्स को। क्या बातचीत होती रही
ये भी आप देखिए। पहले खबर आई है लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे में बाघिन के दिखाई देने की खबर है। मंडी के पीछे घूमते हुए कैमरे में बाघिन कैद हुई है। बाघिन को देखने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें बाघिन के चहलकदमी से इलाके के लोगों में दहशत है। मंडी के पीछे यह बताया जा रहा है एरिया जहां पर बाघिन चहलकदमी करती हुई नजर आई। एक्सक्लूसिव फुटेज आपके सामने लखीमपुर खीरी से मंडी के पीछे बाघिन के घूमने का ये फुटेज सामने आया है। बाघिन चहलकदमी करती नजर आई। रिहायशी इलाका है ये, लोगों की रहबसर है, लेकिन इसी बीच बाघिन की चहलकदमी से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।